नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट दी जा रही है और इस वीडियो में भी हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारा आज ये 8वां वीडियो है, 9वां वीडियो है। इसमें आपको जो है 50 प्रश्न दिए जाएंगे, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पहचाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर थे, ये देखिए गलत दिया हुआ है। जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे, सही दिया हुआ है। तो जो सिर्फ हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध लेखक जो है भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ से आपको याद रखना होगा। जब महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में हुआ था तो उसके साथ भारत में अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी जो था वह दरबारी इतिहासकार आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो महमूद गजनवी था उसके दरबार में 4 जो है इतिहासकार या फिर 4 जो है विद्वान रहते थे। उनके नाम क्या क्या हैं? फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी और फारूकी। जिनमें से अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, क्या है? तहकीके हिंद। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। और एक प्रश्न और बनता है, अलबरूनी जो है यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, तो ये भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रेहला जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो देखिए इस प्रश्न से जितने भी प्रश्न बनते थे हमने आपको सारे जो है रिवाइज करवा दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सभी प्रश्न जो बनते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपाल के पद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला ऑप्शन है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो ये सही है। दूसरा है, यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र अपना देता है, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि जो हमारा राज्यपाल होते हैं यह राष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी यहाँ पर है बिल्कुल जो है गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, 5वां प्रश्न है, संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो देखिए जो CAG होता है यह अपनी लेखा परीक्षा को राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। किसके समक्ष? क्योंकि CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में है। क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है इसलिए जो है यह राष्ट्रपति को जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो अगर आपने ए चुना था तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 6वां प्रश्न है, पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन के लेखक निम्न में से कौन है? तो सेव यूथ सेव नेशन के लेखक कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा सीमा हिंगोनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमा हिंगोनिया ने सेव यूथ सेव नेशन नामक पुस्तक लिखी है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? यानी कि किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है? तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। देखिए जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसी पर जो है वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेना नायक कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके दक्षिण अभियान का सेना नायक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर जो था यह अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का सेना नायक था। तो अगर आपने सी चुना था तो आपका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए जिस प्रकार से जो केंद्रीय हमारी मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से राज्य जो मंत्रिपरिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र जो चुनाव कराने का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 68 यानी कि 68 में किया गया है। अब देखिए, अगर बात आई है उपराष्ट्रपति की, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा जो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। और बात करें कि अनुच्छेद 61 में क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन प्रक्रिया की जो है वर्णन किया गया है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे आपको याद हो गए हैं। और राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दी हुई है, तो कौन सा सही नहीं है आपको सिर्फ यही पहचानना है। तो सही आंसर क्या हो जाए, देखिए जेलेप्ला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। माना नीति उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। और बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सिपकीला है यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन, सिपकीला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। 12वां प्रश्न देखिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा? तो यह देखिए, सदाबहार क्रांति को आप हरित क्रांति से जोड़ सकते हैं। और यह खाद्यान्न यानी कि जो हमारे कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए था, यह MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है भारत में प्रयोग किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है कहाँ से? तो 13वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई है, नील दर्पण। तो आपको पहचानना है कि इसके लेखक कौन है। प्रेमचंद नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 14वें प्रश्न का? दीनबंधु मित्र जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि नील कृषकों के से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सीमा में नेपाल आता है, तो वो सभी जो श्रेणियाँ वो नेपाल के अंतर्गत आती हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को जो है निर्धारित किया गया है? तो देखिए, जो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। तो चौथी अनुसूची यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या रखा गया है? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ एवं गोपनीयता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में रखा गया है। 5 की अगर बात करें तो देखिए, 5वें में जो है विभिन्न राज्यों में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं। और 6ठी अनुसूची में क्या रखा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में जो है शासन का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी पॉइंट भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 17वां प्रश्न है, संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे से जो संविधान का भाग 20 है, भाग 20 का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान में संशोधन की जो है शक्ति दी गई है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान से जो है यह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो किस प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? तो देखिए, जो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है
इसकी स्थापना जो है 1928 में की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो कल्याणकारी राज्य यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत रखा गया है। और बात करें कि यह किस देश से स्वीकार किया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत में लिए गए हैं। तो हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं और यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 23वां प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। देखिए हमारा जो अनुच्छेद 18 से लेकर 22 तक है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार रखा गया है। 24वां प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो देखिए बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो हमारा क्या हो जाएगा? रोहतास जो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि जो है सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। और बात करें कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करें जेनेवा की, तो जो हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, वो हमारा है पेरिस में। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हमारा द हेग में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो चारों ऑप्शन भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 26वां प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस राज्य द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का जो है आयोजन किया गया? तो जुलाई 2020 में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 26वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में जो है ई अदालत का जो है आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो है यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। 27वां प्रश्न है, किस संस्था ने जुलाई 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 जो है शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया डेयर टू ड्रीम 2.0? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। जो हमारा इसरो है इसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है एक प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 जो है लॉन्च किया है इसरो द्वारा। तो इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, मनुष्य, वनस्पति एवं प्राणी जात किस प्रकार का संसाधन है? तो मनुष्य, वनस्पति एवं जो प्राणी हैं ये सभी जैव संसाधन है। क्या है? बायो रिसोर्सेज हमारे माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो एनी बेसेंट थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और यह कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 30वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू का नाम याद रखना। यह भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल जो हमारा हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ जो स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है? यानी कि कौन सी जो ग्रंथि है वो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि इसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं
और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। 34वां प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है किस पर? तो देखिए, जब कोई भी देश अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव पड़ता है कि निर्यात सस्ते हो जाते हैं एवं आयात जो है महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर बात हो रही कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा जो अध्यक्ष बनने वाले में भी इनका नाम आता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। 36वां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि आदिवासी मंत्रालय एवं फेसबुक की संयुक्त पहल के तहत आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है गोल योजना प्रारंभ की गई है आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। 38वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था वह आलवार नैनार संतों द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया जाता है? तो जो हमारा वैश्विक भूख सूचकांक है यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है बनाया जाता है और जारी किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है कि पालेम हार्स शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो पालेम हार्स जो शब्द है यह जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन के पाचन में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यह सहायक होता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, सीजीगी क्या है? सीजीगी क्या है? तो देखिए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इसी स्थिति को हम सीजीगी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? देखिए, दहाड़ता चालीसा जो है एक वायु का नाम है, यानी कि जो एक हवा का नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली जो तेज हवा होती है उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं, क्योंकि जो ये 40 डिग्री अक्षांश के पास जो चलती है हवा बहुत तेजी से चलती है, इसीलिए इसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि स्टॉक फार्मिंग संबंधित है किससे? जो स्टॉक फार्मिंग होता है इसका संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यानी किसने जो है विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सही आंसर हो जाएगा मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, पिग्मीज निवासी हैं किस महाद्वीप के? जो पिग्मीज निवासी होते हैं ये किस महाद्वीप के माने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के निवासी जो हैं पिग्मीज निवासी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि जल डमरू मध्य क्या कहलाता है, यानी कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? तो देखिए, दो सागरों को मिलाने वाली जो सक्रिय जलधारा होती है, जैसे कि दो सागर हैं उनको मिलाने वाली जो सक्रिय जलधारा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि भारत और श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी हमारी जलधारा है? तो आपको पता होगा पाक जल डमरू मध्य जो है स्थित है। तो जो दो जलधाराओं को मिलाती है उसे हम, दो सागरों को जो मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। जैसे कि भारत और श्रीलंका को मिलाने वाली जो जलधारा है उसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के पहले राज्यपाल थे और श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 100% सोलर पावर से चलने वाला भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा क्या हो जाएगा? दीव हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दीव। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो नॉर्वे है
ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे जो है पहले स्थान पर रहा है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। तो ये प्रश्न याद रखना है। तो देखिए इस वीडियो में कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी जो है आपको PDF मिल जाएगा।